हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिटी के साथ स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीएम्बल को काफ़ी इन डिटेल समझा था। मेरा जो पॉलिटी पढ़ाने का तरीका है या मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ वो एक ही तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले किसी भी टॉपिक को हम क्या करते हैं, इन डिटेल समझ लेते हैं, फिर उस पर बहुत सारे क्या लगा लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो आने वाले समय में आए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, या तो वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो या तो वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है और यूपीएससी उन क्वेश्चंस को एग्जाम में जो है वो पूछ सकता है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए हमारे लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स 4 आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। और जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो अभी इसका मतलब क्या है पार्ट 1 का, इसमें 4 आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 1 to 4। एक एक आर्टिकल को समझते चलेंगे और हमें पता चलतेगा इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ मैंने आपको फिर बता दी, मैं डीडी बासु को फॉलो करता हूँ। डीडी बासु को मैं एज इट इज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बुक को आप फॉलो कर सकते हो, चाहे तो आप डीडी बासु फॉलो करो या तो आप लक्ष्मीकांत भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि लक्ष्मीकांत भी कहाँ से लिखी गई है, डीडी बासु की ही बुक में से लिखी गई है। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो सबसे पहले पार्ट 1 में 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 1 to 4। तो आर्टिकल 1 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो सबसे पहले आर्टिकल में देश का नाम देना था। तो भाई उस पर भी काफी डिबेट हो रहा था कि क्या देश का नाम इंडिया दिया जाए या भारत दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बोल दिया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भी नाम है और भारत भी देश का नाम है, शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन का मतलब क्या है, ये यहां पर हमको समझना पड़ेगा। इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन है स्टेट्स का, अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर किसको बनाया है, इंडिया को, दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत एक ही है, वो देश का नाम है। तो द फ्रेज जो है यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स मतलब क्या, हमारा देश सिर्फ स्टेट से मिलकर बना है? नहीं, हमारे इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज भी हैं, राइट। हमारे इंडियन में क्या है, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो ये यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है ओनली स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड नॉट द यूनियन टेरिटरी। लेकिन जो वर्ड है टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बोथ स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज। तो अगर आपसे कोई मीनिंग पूछता है कि यूनियन और टेरिटरी में क्या अंतर है, तो आप क्या बोलोगे, यूनियन का मतलब होता है ओनली स्टेट्स और टेरिटरीज इंक्लूड्स बोथ, टेरिटरीज इंक्लूड्स बोथ स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज। तो ध्यान रहेगा आपको, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कौन कवर करता है, टेरिटरीज। तो वर्ड टेरिटरी का मतलब है स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज। अभी याद रखना है, हमारे फर्स्ट आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये वर्ड जो है फेडरेशन कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो मोर और लेस क्या है, काइंड ऑफ फेडरेशन। तो अब ये फेडरेशन क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप से बन सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन, एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स, सॉरी जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं, फेडरेशन। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिक्स है, लेकिन हम आर्टिकल में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यूनियन। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर और लेस क्या है, वो टुवर्ड्स फेडरेशन की तरफ ज्यादा टिल्ट है। तब ये दोनों का मतलब क्या होता है, देखो भाई किसी भी देश को बनाना है, देश को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। भाई कंट्री के अंदर क्या रहते हैं, तो आप बोलोगे कंट्री के अंदर बहुत सारे होते हैं स्टेट्स। क्या होते हैं, स्टेट्स। दोनों जगह स्टेट्स हैं, तो हम दोनों के एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह मेरे पास एक कंट्री है यूएसए नाम की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसके नाम में ही क्या जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्टेट्स थे। अमेरिका के अंदर अराउंड 50 स्टेट्स थे जिसपे अलग अलग यूरोपियन पावर जो है वो रूल करते थे। उन सब ने साथ में मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया और उन्होंने किसको बना दिया, एक नए देश को, जिसका उन्होंने नाम क्या दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कि ये सारे स्टेट्स एक साथ आ गए और उन्होंने क्या बना लिया, एक फेडरेशन। तो इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लेकिन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1।
लेकिन यूनियन वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं वो क्या रहते हैं कि यहां पर जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है। जो स्टेट्स रहते हैं, यहां पर जो स्टेट्स रहते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होता है कि वो केंद्र से बाहर हो जाए, कंट्री से बाहर हो जाए। क्या मध्य प्रदेश इंडिया से बाहर जा सकता है अपनी इच्छा से? आंसर इज नो। सो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। इनके पास कोई अधिकार नहीं होता कि स्टेट्स देश से अलग हो जाएं और एक नया राज्य बना ले। तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। लेकिन जो वर्ड फेडरेशन है, फेडरेशन में चूंकि स्टेट्स ने क्या किया था, एग्रीमेंट किया था, तो वो इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर करके चाहें तो यूनियन के बाहर भी आ सकते हैं। स्टेट्स हैव द राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। तो अगर अमेरिका के स्टेट्स चाहें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर आ सकते हैं। तो यहां पर स्टेट्स जो है वो काफी क्या होते हैं, पावरफुल। इंडिया में भी स्टेट्स पावरफुल होते हैं, लेकिन इंडिया मैंने बताया वो यूनियन और फेडरेशन दोनों का मिक्सचर है। तो इंडिया में स्टेट्स पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके कुछ जो पावर है वो काफी लिमिटेड होते हैं। उनको कोई राइट नहीं रहता कि वो यूनियन के बाहर निकल जाए। अब जैसे जैसे इनमें डिफरेंसेस और आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो यूनियन का मतलब क्या है, जहां पर सेंटर इज ऑल पावरफुल। फेडरेशन मीन्स वेयर स्टेट्स आर मोर पावरफुल, दैट्स इट। और इंडिया क्या है, दोनों का मिक्स है। लेकिन हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर और लेस कैसा है, फेडरेशन के जैसा है। लेकिन वहां पर स्टेट्स को अलग हो जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड इन इंडिया। लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन। लेकिन वर्ड क्या यूज करते हैं, यूनियन। यूनियन वर्ड क्यों यूज करते हैं, टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मैंने यहां पर बताया वर्ड फेडरेशन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर और लेस है, वो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिकॉज स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन इन केस ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो इंडिया की टेरिटरीज हैं, उनको हम कितने ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, इनटू 3 टाइप्स। इंडिया में जो स्टेट्स हैं या फिर जो भी इंडिया की टेरिटरी है, तो पूरा का पूरा इंडिया कितने ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 टाइप में। एक है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओके, तमिलनाडु, ये सब क्या है, स्टेट्स है, फुल फ्लेजेड स्टेट है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। फिर कुछ है केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, चंडीगढ़, ये सब क्या यूनियन टेरिटरी। कौन ऑपरेट करता है इनको डायरेक्टली, पार्लियामेंट ऑपरेट करता है। जरूरी नहीं है कि यूनियन टेरिटरी के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, एक्चुअली अब 3 हो गई हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड थर्ड वन कौन सा है, पौंडीचेरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फिर कुछ ऐसी भी टेरिटरीज है जो इंडिया ने दूसरे देशों से एक्वायर कर ली है, जैसे कि हमने गोवा को किससे एक्वायर करा हमने, तो आप बोलोगे पोर्तुगीज से। गोवा को हमने किससे एक्वायर करा, पोर्तुगीज से। फ्रेंच लोगों से हमने क्या चीज एक्वायर करी, तो हमने फ्रेंच लोगों से क्या चीज एक्वायर करी, दैट इज पौंडीचेरी। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। तो इंडिया में क्या क्या है, इंडिया किन से मिलकर बना है, एक तो इंडिया के स्टेट्स, दूसरा उसकी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा जो टेरिटरीज इंडिया ने दूसरे देशों से क्या कर ली है, एक्वायर कर ली है। तो 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैंने एक वर्ड में मीनिंग बता दिया, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स, बट द टेरिटरीज इंक्लूड्स, टेरिटरीज जो वर्ड है वो क्या इंक्लूड करता है, एवरीथिंग, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज द टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द इंडिया। तो वो यहां पर आप समझ लेना। अब आगे चलते हैं। अब ये तो था आर्टिकल 1, वो बात करता था इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 2। अब आर्टिकल 2 क्या बताता है, आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है दैट पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, नए स्टेट्स को भर्ती कर सकता है, नए स्टेट्स को बना सकता है। अब ये जो आर्टिकल 2 है ये आर्टिकल 3 से थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों के डिफरेंस को जानना भी जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस हमको परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 2 को समझ लेते हैं, फिर आर्टिकल 3 समझेंगे, और फिर दोनों में क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो पहले दिया हुआ है कि किसको पावर है किसी भी स्टेट को एडमिट या एस्टेब्लिश करने की, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन दिस पावर टू द पार्लियामेंट। हमारी संसद को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी स्टेट्स को या तो एडमिट कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द पावर विद द पार्लियामेंट फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज करके कुछ स्टेट्स को एडमिट भी किया है। स्टेट्स एडमिट किया है मतलब बाहरी देशों से, अदर कंट्रीज से कुछ स्टेट्स हमने अपने अंदर मिलाए हैं। जैसे मैंने बताया था गोवा,
पौंडीचेरी, या राइट, तो फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी हमने क्या किया है, इंडिया में एडमिट कर लिया। पोर्तुगीज सेटलमेंट ऑफ गोवा, इसको हमने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। दमन एंड दीव, ये भी पोर्तुगीज सेटलमेंट था, अभी जो गुजरात और महाराष्ट्र के पास में, उसको भी हमने क्या किया, एडमिट किया। सिक्किम जो एक अलग किंगडम था, उसको हमने क्या किया, एडमिट किया। जो इंडिया का पार्ट नहीं थे और उनको हमने क्या किया, एडमिट किया। तो दोस एरियाज which were not part of India were admitted into India by the power given to the parliament by आर्टिकल 2। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो आर्टिकल 3 है वो आर्टिकल 2 से कैसे डिफरेंस है, देखो आर्टिकल 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये किसके बारे में बात कर रही है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कोई स्टेट है, मान लो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का मैं नाम पहले क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था, तो उसका मैंने नाम बदल दिया, नाम बदल के कर दिया उत्तर प्रदेश। पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल दिया, क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। तो मैंने क्या किया, उसका नाम बदल दिया। मैं उसकी बाउंड्रीज को भी बदल सकता हूं, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड नाम का एक नया स्टेट बना दिया, तो मैंने क्या किया, उसकी बाउंड्री को बदल दिया, ठीक है। फिर मैंने एक नया स्टेट भी बना दिया उत्तराखंड नाम का। ऐसे ही मध्य प्रदेश किससे क्या बन गया, आप लोग बोलोगे छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री को मैंने अल्टर कर दिया और छत्तीसगढ़ नाम का एक नया स्टेट बना दिया। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि आर्टिकल 2 किसके बारे में बात कर रहा था, जो हमने टेरिटरीज दूसरे लोगों से एक्वायर करिए, अदर कंट्रीज से एक्वायर करिए। लेकिन जो आर्टिकल 3 है वो किसकी बात कर रहा है, आप ध्यान से देखोगे वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इंटरनल एडजस्टमेंट की। ध्यान रखना है यहां पर किसकी बात हो रही है, इंटरनल एडजस्टमेंट्स की, कि यहां पर हम हमारे ही स्टेट्स को तोड़ मरोड़ के नए स्टेट बना रहे हैं, या तो उसी का नाम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। तो आर्टिकल 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। अब जब भी ऐसा करना होता है, किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, उसकी बाउंड्री को चेंज करना है, उसके एरिया को बदलना है, उसको नया नाम देना है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या दी हुई है, प्रोसीजर। और वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है किसको, पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट को ही ये पावर है ये सारे काम करने के लिए। क्या स्टेट लेजिस्लेचर नाम बदल सकती है, क्या उत्तर प्रदेश चाहे तो अपना नाम बदल सकता है, आंसर इज नो, बिकॉज दिस पावर इज सोलली गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट के पास पावर है फॉर्म अ न्यू स्टेट्स। अब वो एक नया स्टेट बना सकती है, कैसे, या तो वो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स को मर्ज करके, या उनके कुछ एरियाज को मर्ज करके एक नया स्टेट बना दे। भाई जैसे मान लो उसको स्टेट बनाना था, कुछ एरिया ले लिया मध्य प्रदेश से, कुछ ले लिया उत्तर प्रदेश से और एक नया बना दिया, मान लो बघेलखंड या बुंदेलखंड नाम का एरिया। या तो वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मर्ज करके एक नया स्टेट भी बना सकती है पार्लियामेंट, या तो वो किसी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट कर सकती है। जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश से उसने क्या किया, उत्तराखंड नाम के एरिया को सेपरेट कर दिया बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। फिर यूनाइटिंग एग्जिस्टिंग टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, या फिर कोई भी स्टेट की कोई भी टेरिटरी को दूसरे स्टेट से मर्ज कर सकती है। भाई फॉर एग्जांपल जूनागढ़ की टेरिटरी को किसके साथ मर्ज कर दिया, उन्होंने गुजरात के साथ मर्ज कर दिया। तो ये क्या हुआ, एग्जिस्टिंग टेरिटरी को किसी और स्टेट के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है ये सारी चीजें करके। लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, उसकी बाउंड्री को बदल सकती है, क्योंकि एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो उसकी बाउंड्री, उसका मैप तो चेंज हो ही जाएगा, राइट। ये सभी लोगों को पता है, कैसे भी मैप जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैप क्या होता है आप लोगों को पता है। फिर वो किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकती है। जैसे मैंने देखा पहले यूनाइटेड प्रोविंस जो स्टेट था, यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में उसका नाम क्या कर दिया उन्होंने बदल के, उन्होंने उसका नाम कर दिया उत्तर प्रदेश। ये चीज आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। मद्रास का नाम बदल दिया, भाई पहले मद्रास नाम का स्टेट था, मद्रास नाम का स्टेट, उसका नाम क्या है आज प्रेजेंट डे, तो आप लोगों को पता तमिलनाडु नाम हो गया। तो ऐसे क्या होता है, फिर मैसूर नाम का स्टेट था, उसका आज नाम क्या कर दिया, कर्नाटका कर दिया। तो नाम भी बदल सकती है पार्लियामेंट, उनके एरिया को भी बदल सकती है, उनके एरिया को इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और नया स्टेट भी बना सकती है। अब लेकिन जब भी ये काम पार्लियामेंट को करना है तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि भाई पार्लियामेंट लॉ बना के ये सब काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कुछ भी काम बोला और वो हो गया। पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा और लॉ के तहत ये सारी जो है प्रोग्रेस करना पड़ेगी। तो एक प्रोसीजर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 को यूज करना है तो उसको एक लॉ लाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, और लॉ के लिए उसको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक बिल।
अब जो बिल है, बिल की एक प्रोसीजर दी हुई है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट के लिए। तो सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि ये जो बिल है वो किसी भी हाउस में आप ला सकते हो पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट में कितने हाउस है? 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप चाहो तो वो बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर लो, चाहो तो वो बिल को आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों हाउस में जाएगा, लोकसभा पास कर देगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास कर देगा तो लोकसभा में जाएगा। तो आप किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस जो है वो कर सकते हो। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि वो बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन ये बिल इंट्रोड्यूस होगा कब? दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, फिर ही ये बिल इंट्रोड्यूस होगा। कहां पर? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा कि यस, इस बिल को इंट्रोड्यूस करो। लेकिन जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, उसके पहले प्रेसिडेंट को वो जो बिल है उसको कहां भेजना पड़ेगा? उस स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर मध्य प्रदेश का, मान लो, यहां पर बताता हूं मैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मध्य प्रदेश से केंद्र को क्या बनाना था? छत्तीसगढ़ नाम का स्टेट बनाना था। तो अब इसके लिए सेंटर को पार्लियामेंट में क्या लाना पड़ेगा? बिल लाना पड़ेगा। अब जब बिल लाएगा तो बिल कब आएगा? मध्य प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल तब आएगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा। लेकिन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने के पहले कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करो, उसके पहले वो बिल को कहां भेजेगा? मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि पहले तो छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था? मध्य प्रदेश का। और जब मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर विचार विमर्श करके अपना सजेशन देगी, उसके बाद क्या करेगा प्रेसिडेंट? बिल को पार्लियामेंट में भेजेगा। लेकिन जो भी, क्या बोल सकते हैं अपन उसको, जो भी व्यूज हैं जो स्टेट्स ने एक्सप्रेस किए हैं वो बाइंडिंग नहीं होते प्रेसिडेंट पे। हो सकता है मध्य प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली बोले कि भाई हम इस बिल के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस बिल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो चाहे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, पार्लियामेंट उसके लिए बाध्य नहीं है, ना ही उसके लिए प्रेसिडेंट बाध्य। अगर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ये भी बोलेगी कि भाई आप छत्तीसगढ़ नाम का नया स्टेट मत भी बनाओ, तब भी पार्लियामेंट वो स्टेट बना सकती है, बिकॉज बिल इज सेंट टू द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसा भी नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश अपने व्यूज नहीं भी देगी ना, समय के पीरियड भी दिया जाता है कि भाई इतने दिन में आप अपने व्यूज दो, 14 डेज 20 डेज, वो डिपेंड करता है बिल टू बिल। अगर उतने दिनों में उन्होंने अपने व्यूज नहीं दिए तो भी उनके व्यूज फिर मायने नहीं रखते। ऐसा मान लिया जाता है कि उन्होंने अपने व्यूज दे दिए, फिर जो पार्लियामेंट को करना रहता है वो करती है। तो ओपिनियन ऑफ द स्टेट की कुछ भी ओपिनियन हो सकती है उस बिल पे, इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। प्रेसिडेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियन। प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी ओपिनियन को एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो उसकी ओपिनियन को रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी प्रोसेस हो गई तो फिर बिल को कहां रखा जाता है? वोटिंग के लिए। अब वोटिंग होती है तो वोटिंग कैसे होती है? थ्रू सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी आप सभी लोगों को पता है क्या होती है। अगर सिंपल मेजोरिटी से बिल दोनों हाउसेज में पास हो जाता है, बोथ द हाउसेज में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, then the bill is deemed to be passed by the parliament after the assent of the president, bill becomes an act, और नया स्टेट क्रिएट जो है वो हो जाता है। तो एक बार फिर से देख ले हम लोग प्रोसीजर क्या थी। मैं एक बार प्रोसीजर को आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पे समझा देता हूँ। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अगर यूज़ करना है, किसी भी स्टेट को मर्ज करना है, बनाना है, उसका नाम बदलना है, उसकी बाउंड्री चेंज करना है, उसके एरिया को चेंज करना है, तो उसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पावर किसको दी गई है? एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। अब पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? बिल, क्योंकि लॉ बनाना है तो बिल इंट्रोड्यूस करना है। तो बिल की क्या दी हुई है? एक प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या बोलती है? प्रोसीजर अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। तो प्रोसीजर क्या है उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की? प्रोसीजर बोलती है, प्रोसीजर सबसे पहले हमको बताती है कि ये बिल क्या है, किसी भी हाउस में ला सकते हो, कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन ये जो बिल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस करते हो। और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के पहले, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल टू द पार्लियामेंट, बिफोर क्या करेगा वो? उसके सबसे पहले वो कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उस बिल को भेजेगा फॉर इट्स व्यूज, उसकी ओपिनियन के लिए भेजेगा। अब उसके जो भी व्यूज हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो क्या है? नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उन व्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो उन व्यूज को रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या करती है पार्लियामेंट में? वो बिल क्या होता है? वोटिंग के लिए रखा जाता है। और अगर वोटिंग में वो बिल जो है वो सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है, तो आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिल बिकम्स एन एक्ट।
तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और स्टेट में जो भी करना है वो काम हो जाता है। तो ये आई थिंक आप लोगों को प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। ये प्रोसीजर लंबा है लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो आर्टिकल lays down two conditions for introducing such a bill. The bill can be introduced only with the prior recommendation of president. Before recommending the bill, president has to refer the bill to the state legislature for its views within a specified period. Remember, president is not bound by the advice of the state legislature. इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी का केस है तो यूनियन टेरिटरीज के पास तो अपना लेजिस्लेचर होता भी नहीं है, तो वहां पर बिल को स्टेट्स को भेजने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। तो डायरेक्टली क्या है, पार्लियामेंट ही अपने से जो भी उसको डिसीजन लेना है वो ले लेती है। सो इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर, मींस पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी स्टेप्स। तो ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। अब हम लास्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 4। अब आर्टिकल 4 क्या बताता है उसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 4 इट सेज दैट द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ब्रिंग्स सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आप बिल इंट्रोड्यूस करते हो अंडर आर्टिकल 2 एज वेल एज अंडर आर्टिकल 3, वो क्या करता है, वो कुछ चेंजेस ले आता है। कहां पर, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की लिस्ट है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, उसकी लिस्ट है। बिल्कुल अगर आप नया स्टेट बना दोगे तो शायद ये लिस्ट चेंज हो जाएगी, इस लिस्ट में कोई नया स्टेट ऐड हो जाएगा, या तो आप अगर मान लो छत्तीसगढ़ को वापस मध्य प्रदेश में मिला दोगे तो छत्तीसगढ़ का नाम का जो स्टेट है उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो फिर इस लिस्ट में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। या तो वो फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस ला सकती है। फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स के एलोकेशन के बारे में बात करिए कि भाई अगर मान लो मैंने एक नया स्टेट बना दिया उत्तर प्रदेश में से, नया स्टेट बना दिया, कोई बहुत बड़ा स्टेट मान लो उत्तराखंड बना दिया, तो उत्तर प्रदेश की कुछ राज्यसभा की सीट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी राज्यसभा की सीट्स चली जाएंगी। तो वहां पर क्या है, 2 शेड्यूल में चेंजेस आते हैं, फर्स्ट शेड्यूल एज वेल एज द फोर्थ शेड्यूल। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का यूज होता है तो उसमें कितने जगह पर चेंजेस आते हैं, 2 शेड्यूल में चेंज आते हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। तो ये भी जो मैंने आपको फैक्ट्स बताई है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट आपके प्रीलिम्स के लिए। और वो आगे बोलता है आर्टिकल 4 फर्दर सेज दैट it also says that the laws under article 2 and article 3 shall not be deemed as amendment to the constitution, कि जो भी लॉ अपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाया है एक्चुअली वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से चेंजेस कर रहा है, क्योंकि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो लॉ हैं, जो सिंपल मेजोरिटी से जो बिल पास करके बनाए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 4 के जो वर्ड्स हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा। तो कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में काउंट नहीं होगा। तो इजी है, बिल्कुल इजी है, फैक्ट्स है, बार बार रिवाइज करो, बार बार इस वीडियो को देखो, याद हो जाएगा। अभी तक तो हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। पार्ट 1 अभी तक हम लोगों ने देखा। पार्ट 1 इंक्लूड्स 4 आर्टिकल्स फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। नाम क्या था इसका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो हमने यूनियन और टेरिटरीज का दोनों का मीनिंग भी देखा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का मीनिंग क्या है। लेकिन अब समझते हैं कि आज के जो हमारे स्टेट्स हैं, आज जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, जो भी स्टेट्स हैं, क्या वो शुरुआत से ऐसे ही थे या फिर स्टेट्स को हमने ऑर्गेनाइज कैसे किया। भाई कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो किस बेसिस पे हमने स्टेट्स को अलग अलग नाम दिए, अलग अलग दर्जा दिया, अलग अलग उनकी बाउंड्री डिफाइन करी। तो आज मैं बोलता हूं कि हमने सबको किस बेसिस पे करा है, लिंग्विस्टिक बेसिस को भी कंसिडर करते हुए काम किया है। लिंग्विस्टिक बेसिस एक इंपॉर्टेंट बेसिस था, मतलब इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस भी देखा गया, ओके, रीजनल बेसिस भी देखा गया, लेकिन हमने मेनली लैंग्वेज के आधार पर क्या किया है, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया है। तो क्या शुरुआत से लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था, आंसर इज नो। पर अभी स्टेट्स किसके बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है, रीऑर्गेनाइज्ड है, तो आप बोलोगे लिंग्विस्टिक बेसिस के साथ प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। तो देख लेते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया कैसे हुआ, और ये टॉपिक भी काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ भाई, स्टेट्स को जब ऑर्गेनाइजेशन करना था तो ये शुरू से काफी विवादास्पद प्रोसेस जो है वो रही है। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने मेनली 3 कमीशन बिठाए।
सबसे पहला कमीशन जो बिठाया उसको नाम था धार कमीशन, क्योंकि उसके चेयरमैन थे एसके धार। वो कमीशन का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन ऑफ 1948। तो ये कमीशन कब आया था? 1948 में। क्या नाम था? धार कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे? एसके धार। इनसे पूछा गया क्या स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के आधार पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए? तो इन्होंने बोला था नो। इन्होंने क्या बोला था? नो, बिकॉज ही रिजेक्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। टू फाइंड द पॉसिबिलिटी, इनका काम क्या था धार कमीशन का? सुनो, टू फाइंड द पॉसिबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दिए? रिपोर्ट रिकमेंडेड टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स बेस्ड ऑन ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने लैंग्वेज की ना बात करते हुए किसकी बात करी? ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हमको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के आधार पर। तो इसके बाद विवाद खत्म नहीं हुए, लोगों ने और ज्यादा मूवमेंट किए, और ज्यादा प्रोटेस्ट किए। तो फिर एक नई कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो यहां पर 3 लोग थे। क्या नाम था कमेटी का? जेवीपी कमेटी। ये भी कब बैठी? 1948 में। पहले धार कमीशन बेटा, धार कमीशन के बाद कौन बैठी? जेवीपी कमेटी। इसका भी काम वही था, टू फाइंड द पॉसिबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। इसके सदस्य कौन थे? मैंने बता दिया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। इस रिपोर्ट ने भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, दैट वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कि इसने भी बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। दिस रिपोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड द स्टेट फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो धार कमीशन ने क्या किया? लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया। फिर जेवीपी कमेटी ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी भी लोगों के प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए। लोगों के प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुए। प्रोटेस्ट नहीं खत्म हुए तो अचानक से एक स्टेट अपने आप बन गया 1953 या 1954 में, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश किसके बेसिस पे बन गया था? लैंग्वेज के बेसिस पर एक नया स्टेट बन गया था। अब जब एक स्टेट बन गया तो एक फिर से एक कमीशन बिठाया गया, और उसका नाम क्या था? फिर से एक कमीशन बिठाया गया, उसका नाम था फजल अली कमीशन। फिर से एक स्टेट बनाया गया, उसका नाम क्या था? फजल अली कमीशन इन 1953। इस कमीशन को कब बिठाया गया? 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब बना के दी? 1955 में। और इस कमीशन का दूसरा नाम क्या था? फजल अली कमीशन का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953। अब इसमें 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। एक चेयरमैन था प्लस 2 मेंबर थे। तो इसका चेयरमैन कौन थे? फजल अली, इसलिए इसका नाम क्या था? फजल अली कमीशन। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953। दूसरे इसके थे के.एम. पनिक्कर, और तीसरे इसके जो मेंबर थे उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम था? हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि यस वी कैन फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज but along with some other factors also. इन्होंने ही accepted the state formation on linguistic basis but not as the sole factor। मतलब इन्होंने बोला कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल बेसिस को भी आप कंसिडर में रखना। तो देखो ही सजेस्टेड द स्टेट फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बट नॉट एज अ सोल फैक्टर। He also suggested the abolition of 4-part classification of states, part A, B, C, D। देखो ये कमीशन कब आया? 1953 में। 1953 में आया, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया था 1950 के बाद से ही। तो स्टेट्स को तो बनाना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्परेरी प्रोविजन किया था। और टेम्परेरी प्रोविजन में क्या किया था? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू फोर्स इन द 26 जनवरी 1950, हमने क्या किया था? स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था? 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। कैटेगरी ए, बी, सी एंड डी। तो 4 कैटेगरीज में कौन कौन से स्टेट्स थे? तो कैटेगरी में ए में वो स्टेट्स थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे थ्रू देयर गवर्नर्स। तो कैटेगरी ए में कौन से स्टेट्स थे? दे वर फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, लाइक यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, आसाम, बिहार। तो ये सब क्या थे? डायरेक्टली ब्रिटिश के ही द्वारा क्या किए जाते थे? एडमिनिस्टर किए जाते थे थ्रू देयर गवर्नर। तो दीज स्टेट्स वर द फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इसके अंदर टोटल 9 स्टेट्स थे। 9 स्टेट्स कौन से? आसाम, बिहार, बॉम्बे, बॉम्बे मतलब प्रेजेंट डे महाराष्ट्र प्लस गुजरात। तो पहले याद रखना, अब नाम इनके और बदल गए। फिर सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो आपको नाम याद रहेंगे, 9 के 9 नाम याद रखना है। कौन से? आसाम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, फिर मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल।
फिर आते हैं पार्ट बी स्टेट्स। पार्ट बी स्टेट्स वो थे जो फॉर्मर, पहले क्या थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे, पहले क्या थे वो किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे। फॉर्मर पहले जो है वो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन जिसको पेप्सू भी बोलते हैं, राजस्थान एंड सौराष्ट्र जो अब कहाँ मर्ज हो गया है, गुजरात के अंदर मर्ज हो गया। तो पार्ट ए में थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा थ्रू देयर गवर्नर एडमिनिस्टर किए जाते थे। पार्ट बी में वो थे जो फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस थे। अब पार्ट सी में ऐसे स्टेट्स को डाला गया जो बोथ थे यूनियन टेरिटरी, चीफ कमीशन का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज थे पहले उस समय के लिए, प्लस ब्रिटिश रूल था और प्रिंसली स्टेट्स भी वो हुआ करते थे। तो मतलब पार्ट सी में कौन से स्टेट्स थे, बोथ फॉर्मर चीफ कमीशन प्रोविंस अंडर द ब्रिटिश रूल एंड सम प्रिंसली स्टेट्स। मतलब पार्ट सी में थे यूनियन टेरिटरीज प्लस प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो। तो इसके अंदर कौन कौन थे, तो इसमें था अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, बिलासपुर, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। नाम याद रहेंगे, अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, बिलासपुर, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और पार्ट डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। तो जब ये फजल अली कमीशन आया तो इसने क्या सजेशन दिया, इट्स सजेस्टेड द एबॉलिशन ऑफ 4 पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ए बी सी डी। तो इसको 1955 में गवर्नमेंट ने क्या किया, रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया। तो 1955 में ये जो 4 पार्ट क्लासिफिकेशन था इसको हमने क्या कर दिया, डन अवे। सो क्या लिखा हुआ हमने, फजल अली कमीशन सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी मतलब यूटी। तो इसने क्या सजेशन दिए फजल अली ने, इसने बोला कि 16 स्टेट बनाओ और 3 यूटी बनाओ। लेकिन बाद में कितने स्टेट बनाए गए, पार्लियामेंट के द्वारा 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। कब, 1 नवंबर 1956 को। तो ज्यादातर स्टेट्स अपना फॉर्मेशन डे कब मनाते हैं, 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1956 को। क्यों, क्योंकि फजल अली के रिकमेंडेशन को उस समय एक्सेप्ट करके लागू किया गया था। फजल अली ने ध्यान रखना है, सजेशन क्या दिया, 16 स्टेट्स बनाओ प्लस 3 यूटी बनाओ, लेकिन असलियत में कितने बने, 14 स्टेट्स बने प्लस 6 यूटी बने। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कैसे बने, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स वर डन अवे। पार्ट सी स्टेट्स को एबॉलिश कर दिया गया और एज अ रिजल्ट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, पार्ट 1 को समझा, उसमें आर्टिकल 1 to 4 देखे। फिर उसके बाद हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस देखे। मेनली कितने कमीशंस देखे, एक बार हम लोग ब्लैंक स्लाइड पे देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया है, फिर हम उसके बाद क्या शुरू करते हैं, एमसीक्यू। सबसे पहले हमने पार्ट 1 समझा, पार्ट ए यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज नाम का टॉपिक समझा। इसमें 4 आर्टिकल थे, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता था, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 बात करता था नए स्टेट्स को एडमिट और एस्टेब्लिश करने का फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन लैंड से। आर्टिकल 3 बात करता था इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता था कि मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स में ही चेंज कर दो, उसका नाम बदल दो, बाउंड्रीज बदल दो, उसके बारे में बात करता था। और आर्टिकल 4 जिसके बारे में बात करता था वो हमने समझा कि भाई वो बोलता था कि ये जो इसमें जो भी आप बिल वगैरह ला रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या समझा, उसके बाद हमने देखा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने क्या देखा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन में हमने मिली कितने कमीशन देखे, तो आप बोलोगे 3 कमीशन देखे। 3 कमीशन देखे, क्यों इनको बनाया गया था, इनको बनाया गया था, इनसे पूछा गया था कि क्या स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। 3 कमीशन के नाम आपको ध्यान होना चाहिए। एक का नाम था धार कमीशन। धार कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एसके धार, इसलिए उसका नाम था धार कमीशन। इन्होंने बोला स्टेट्स कैन नॉट बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर दूसरी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तभी सीतारामैया। इन्होंने भी क्या बोला कि नहीं, क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। थर्ड बना फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन या फिर जिसको बोलते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कब बना, 1953 में। और इन्होंने बोला यस, states can be reorganized on the basis of language but not as a sole factor। आप other factors को भी consider करना along with the language। तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या किया, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया और जो हमारा 4 पार्ट क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का, हमने उसको क्या कर दिया, डन अवे, मतलब उसको क्या कर दिया, हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इजी है।
अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ। अब कुछ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज, देख लेते हैं एमसीक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उनको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहाँ दिया हुआ, आर्टिकल नंबर 1 में। क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 1, ये क्या बताता है? नोट्स दैट प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ इंडियन स्टेट। क्या ये बात करता है? नहीं बात करता। ये तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात करता है आर्टिकल 1 तो। सेकंड देखते हैं, डिनोट्स दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडियन स्टेट, ये बात भी नहीं करता है। डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यस बिल्कुल यही बात तो करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर भी फोर्थ हम ऑप्शन देख लेते हैं, डी क्या दिया हुआ, नोट्स दैट इंडिया इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अरे भाई स्टेटमेंट सही है लेकिन आर्टिकल 1 ये बात नहीं करता, इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है? एकदम ईजी है। केबीसी का 1000 रुपये वाला क्वेश्चन था, सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने फिर दे दिया है कि भाई क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर मैंने बता दिया था कि यूनियन वर्ड को हमने क्यों प्रेफर किया था ओवर फेडरेशन। इंडिया तो फेडरेशन भी था क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स भी पावरफुल है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जैसे यूएसए में सारे स्टेट्स ने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम सब एक साथ मिलकर एक देश बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ राज्यों ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था। आंसर इज नो। अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन, और हमारे यहाँ पर स्टेट्स को कोई भी अधिकार है कि अलग हो जाने का? नहीं। तो यहाँ पर ना तो स्टेट्स ने कोई करार किया है, ना ही कोई एग्रीमेंट किया है कि हम सब मिलकर एक देश को बनाएंगे, ना ही हमारे यहाँ पे स्टेट्स को कोई अधिकार है कि वो अलग हो जाए। अमेरिका में स्टेट्स अलग हो सकते हैं, हाँ, इसलिए वहाँ के लोगों को इवन हथियार रखने के भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर कल को सेंटर उनको दबाने की कोशिश करता है तो वो वेपन्स का यूज करके भी अलग हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू, मैंने बताया था स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है और कुछ टेरिटरीज है जो इंडिया ने एक्वायर किया, लाइक गोवा, दमन एंड दीव पोर्तुगीज से जो हमने लिए, और फिर फ्रेंच से भी लिए हमने, पौंडीचेरी वगैरह। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल 1 क्या है? उसमें क्या था? स्टेट्स का नाम था और यूनियन टेरिटरीज का, और उनके कितने टेरिटोरियल एक्सटेंट है। एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि 2 अभी बनी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने बता दिया टेरिटरी इंक्लूड्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एज वेल एज टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या था? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन, अभी मैंने बताया सारे के सारे स्टेट्स की लिस्ट कहाँ दी हुई है, तो आप लोग बोलोगे शेड्यूल 1 के अंदर दी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल। एकदम इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल 1 लाइनर टाइप का। फर्स्ट शेड्यूल इसका आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है, द क्वेश्चन सेज एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया कैन बी डन। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया कैन बी डन बाय व्हाट? कैन बी डन बाय पार्लियामेंट ओनली। यही तो हमने पढ़ा था। तो अब स्टेटमेंट को देखते हैं। हमको आंसर तो पता है पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, तो देखते हैं। बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, अरे क्या प्रेसिडेंट खुद से बना सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके? नहीं। बाय लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल। और लॉ की एक प्रोसीजर भी हमने समझी थी कि बिल को कैसे लाया जाएगा, तो प्रोसीजर भी हमने फॉलो कर ली थी। बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट एंड एग्रीड बाय द प्रेसिडेंट, अरे भाई जो भी बिल बनता है आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलेंगे ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड असेंट टू बाय द प्रेसिडेंट, भाई स्टेट लेजिस्लेचर तो अगर मना भी करेंगे तब भी पार्लियामेंट उनके व्यूज को, उनकी ओपिनियन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाय अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट हैज द सोल पावर to do this, because article 2 empowers parliament to admit into union of India और establish new state by law। फिर हमने देखा था आर्टिकल 2 दो पावर ग्रांट करता है पार्लियामेंट को, या तो वो कोई नए स्टेट को एडमिट कर सकती है या तो वो एक नया स्टेट बना सकती है। रिमेंबर आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में। आर्टिकल 2 रिलेट्स टू एडमिनिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, बट आर्टिकल 3 relates to internal readjustment, means article 3 relates to formation of or changes in existing states। existing states के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट की, मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
आर्टिकल 3 किसके लिए ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को? टू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। मैं बता चुका हूँ, इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया को डिमिनिश कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं उसका नेम। फिर मैंने बता दिया बिल को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, ओनली विद द रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट को बिल कंसर्न लेजिस्लेचर भेजना पड़ेगा, उसके व्यूज बाइंडिंग भी नहीं है, वो सब अपन ने देख लिया है, ये प्रोसीजर ही यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन पे। ये किस पे क्वेश्चन है? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन पे। हमने यहाँ पर 3 कमीशन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो अब यहाँ पर हमको सारे क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। पढ़े क्वेश्चन को, क्या बोलता है? द क्वेश्चन सेज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? फजल अली कमीशन के बारे में बात कर रहा है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 was an important federal landmark in the political history of Indian Union. Consider the following with regard to it. It created states and union territories on the basis of administrative convenience rather than solely on the language and regional consideration. भाई गलत है ये स्टेटमेंट। फजल अली कमीशन ने किसको एक्सेप्ट कर लिया था? लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया था along with administrative consideration। तो ये तो किसके बारे में बोल रहा है? इट क्रिएटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो अगर फर्स्ट गलत है तो ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन सी चला गया। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ड्यू टू एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटेड बाय द एक्ट इट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तीनों मैंने वापस दे दिए, यहां पर आप लोग देख लेना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंस 1950 द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन लेफ्ट अनअल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टिल डेट। कौन से स्टेट्स की बाउंड्री को आज तक पार्लियामेंट ने टच भी नहीं किया है? तो देखो, अब ये क्वेश्चन लग रहा है कि हमको इतने सारे फैक्ट्स याद करना है, नहीं। अगर ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज करोगे, थोड़ा सा दिमाग को यूज करोगे। भाई आसाम से तो बहुत सारे कौन से स्टेट्स बने? तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बने। 7 सिस्टर्स काय से बनी है? 7 सिस्टर स्टेट्स काय से बने हुए हैं? आसाम से ही तो बने हुए हैं ना। तो सबसे पहले आसाम का क्या आज तक अनअल्टर्ड है? नहीं, तो आसाम तो हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां बने मैं ऑप्शन को हटा देता हूं, तो सी मेरा आंसर हट गया। मध्य प्रदेश सिंस 1950 से बात करें, बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन लेफ्ट अनअल्टर्ड, अभी तक किसको नहीं? अरे मध्य प्रदेश से तो हमको पता है क्या बना है, छत्तीसगढ़। तो 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो जहां जहां 2 है वो मैं हटा देता हूं। तो अब हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ गया डी। अब थर्ड मुझे नहीं भी पता उत्तर प्रदेश, पर उत्तर प्रदेश से भी क्या बना है? उत्तराखंड, हमको सबको पता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे स्टेट्स में क्या हुआ है? चेंजेस हुए हैं। तो एक बार देख लें। हाँ, आसाम के बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द सर्टेन एरियाज दैट वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स लेटर एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट सी एंड पार्ट डी आर टुडे, वो क्या है आज? तो आज वो क्या है? वो है यूनियन टेरिटरीज। तो ये चीज ध्यान रखना है। पार्ट सी में कौन से थे स्टेट्स? आप लोगों को पता है वो कौन से थे? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जिनको बाद में बोला गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस, प्लस कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो पार्ट सी में क्या क्या था बताओ? मैंने बताया था उसमें क्या थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, प्लस प्रिंसली स्टेट्स भी थे। इनको बाद में क्या हुआ? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद एबोलिश कर दिया गया, लेकिन आज उनको कहां पर प्लेस कर दिया गया? यूनियन टेरिटरीज में। तो आज वो कहां पर है? यूनियन टेरिटरीज में। और पार्ट डी में तो सिर्फ एक ही स्टेट था, उसका नाम क्या था? अंडमान एंड निकोबार। तो ये सब के सब आप कहां पर आ गए? यूनियन टेरिटरीज में। और बाद में कुछ यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस अपलिफ्ट करके उनको क्या बना दिया गया है? स्टेट। ये भी ध्यान रखना है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, उसमें जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट थे, कब? ब्रिटिश के दौरान। बाद में उनको बोला गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको पार्ट सी और पार्ट डी में रख दिया गया। फिर वो बन गए थे यूनियन टेरिटरीज, और उनमें से बाद में कुछ को क्या दे दिया? स्टेट हुड। उनको बाद में कुछ को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स बना दिया गया। इनके एग्जाम्पल क्या थे? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इनमें से आज ये सारे के सारे क्या बन गए हैं? स्टेट्स बन गए हैं। पहले ये क्या हुआ करते थे? अर्लियर दे यूज्ड टू बी द यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजर्शन एंड रीजनिंग वाला है, तो एजर्शन पढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंडियन स्टेट अ राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन इफ दे सो डिजायर। अरे क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेट्स को ये राइट देता है टू सीसीड अवे फ्रॉम द यूनियन? आंसर इज नो। अमेरिका का देता है लेकिन इंडिया का नहीं देता है, तो ए तो गलत हो गया। तो इसमें था ए इज करेक्ट, मतलब ये नहीं हो सकता बिकॉज ए इज इनकरेक्ट। दूसरे में भी ए इज करेक्ट था, ये भी नहीं हो सकता। अभी तीसरे में दिया हुआ ए इज इनकरेक्ट, यस ये हो सकता है, एंड बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। तो अब आर भी देखते हैं हम, रीजन क्या बोल रहा है। रीजन क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑटोनोमसली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडियन स्टेट्स को भी किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि उसमें पार्ट ए बी सी डी दिए हुए थे, तो ये इंडिपेंडेंटली बने थे यूनियन से। तो आर तो सही है, लेकिन ए जो हमारा एजर्शन जो है वो गलत है, और रीजन जो है वो हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वर्ड फेडरेशन जो है, मैंने पहले भी बताया, वर्ड फेडरेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? यूनिटरी इन स्पिरिट है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे जो स्टेट्स हैं उनको सेसेशन का पावर जो है नहीं दिया गया है। अगर पावर दिया गया होता सेसेशन का, तो अभी जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, जो खालिस्तान का है, जो नॉर्थ ईस्ट में, तो वो लेजिटिमेट हो जाते। लेकिन बिकॉज द स्टेट्स हैव नो पावर टू secede फ्रॉम द यूनियन, दैट्स व्हाई ऑल द मूवमेंट्स एंड द सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्पेशली इन पंजाब एज वेल एज इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इलीगल एंड इलेजिटिमेट। क्यों? क्योंकि स्टेट्स को कोई राइट है ही नहीं कि वो यूनियन को छोड़ के जा सकें। तो वो जो भी मूवमेंट चला रहे हैं अलग होने के, वो सारे क्या हो जाते हैं? इलीगल। लेकिन अगर यही मूवमेंट अमेरिका में चल रहे होते तो वो क्या होते? लीगल एज वेल एज लेजिटिमेट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम बहुत सारे इसलिए कर रहे हैं कि जो भी चीजें हमने टॉपिक में छोड़ भी दी होंगी ना, उसको हम कहाँ कवर कर लेंगे? एमसीक्यू के थ्रू कवर कर लेंगे। तो इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, और इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक आएगा। Which of these states are renamed version of their predecessor starting from India's independence to present day? भाई कर्नाटक का क्या रीनेम्ड वर्जन है? कर्नाटक, यस। पहले स्टेट का नाम क्या हुआ करता था? मैसूर, और आज मैसूर क्या बन गया? कर्नाटक। तमिलनाडु का पहला नाम क्या था? मद्रास। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे सही है। तो देखो फर्स्ट सेकंड इसमें है, हाँ, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें फर्स्ट नहीं है इसलिए ये चला गया, इसमें भी फर्स्ट नहीं है इसलिए ये चला गया, इसमें सेकंड नहीं है इसलिए ये भी चला गया। तो आंसर तो हमारा पहले ही निकल आया, 2 को पढ़ के, 1, 2 एंड 4। इसका मतलब 3 मध्य प्रदेश का नाम बदला है? नहीं, मध्य प्रदेश तो आज भी मध्य प्रदेश ही है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। उड़ीसा, हाँ, पहले इसका नाम उत्कल प्रदेश भी था, बाद में उड़ीसा भी था, अब उड़ीसा हो गया, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको उड़ीसा पे डाउट भी था तो कोई डाउट नहीं था। अगर आपको ये 2 का भी बारे में अगर आपको नॉलेज था तो आप करेक्ट आंसर पे अराइव कर सकते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं वो आप यूज करके टेक्निक से करेक्ट आंसर पे अराइव कर सकते हो। मैंने बताया यूनाइटेड प्रोविंस फर्स्ट स्टेट था टू हैव अ न्यू नेम कॉल्ड उत्तर प्रदेश इन 1950। सबसे पहले किसका नाम बदला था? यूनाइटेड प्रोविंस का, और उसको क्या बोल दिया था? उत्तर प्रदेश। मद्रास का नाम बदल दिया कब? 1969 में, और उसको क्या बना दिया? तमिलनाडु। मैसूर का नाम बदल दिया कब? 1973 में, और उसको बना दिया कर्नाटका। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड को बना दिया लक्षद्वीप, कब? 1973 में। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम बदल के कर दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। तो दिल्ली का नाम पहले था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और अब क्या कर दिया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उत्तरांचल का नाम बदल के कर दिया उत्तराखंड। पौंडीचेरी का कर दिया पुद्दुचेरी, और उड़ीसा का कर दिया उड़ीसा। उड़ीसा था वो, अब कर दिया उड़ीसा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक आध दो क्वेश्चन, शायद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, तो हमको पता है वो सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ओनली इन द पार्लियामेंट। लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देख लेते हैं। इन राज्यसभा ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अरे नहीं भाई, इन एनी हाउस विद द रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन नहीं, प्रेसिडेंट। इन द कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली, के लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? आंसर इज नो। इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स ओनली, नहीं, दोनों हाउस में हो तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है? इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है। कोई भी बिल अगर आप स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लेकर के आ रहे हो, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी बिल है, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी अगर आप बिल लेकर आ रहे हो, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग सकते हो? पार्लियामेंट के अंदर।
पार्लियामेंट में किस हाउस में, तो आप बोलोगे बोथ हाउस में, किसी भी हाउस में ला सकते हो आप, लोकसभा में चाहो लोकसभा में ला सकते हो, राज्यसभा में चाहो तो राज्यसभा में ला सकते हो, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बिल को पास करना है तो कैसे कर सकते हो आप, थ्रू सिंपल मेजोरिटी, किसके थ्रू, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बार बार जो है वो समझा दिया है, ये दे दिया। फिर मैंने बता भी दिया है ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस बिल को कहाँ रेफर कर देता है, स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर इट्स व्यू विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और बाकी अपन देख चुके हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है अपना देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कमीशन वर रिलेटेड विद द इश्यू ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिर से रीड कर देता हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कमीशंस वर रिलेटेड विद द इशू ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हमने केवल 3 ही कमीशन पढ़े हुए हैं, हमने तो केवल कितने कमीशन पढ़े हुए हैं, 3 कमीशन पढ़े हुए हैं। कौन कौन से कमीशन, फजल अली कमीशन, यस, इसी को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं। जेवीपी कमेटी पढ़ी है हमने, धार कमीशन जिसके चेयरमैन कौन थे, एसके धार। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तभी सीतारामैया। तो 1 2 3 तो सही है, तो 1 2 3 यहाँ पर है तो ये सही हो सकता है। इसमें 1 नहीं है इसलिए गलत है, इसमें 2 नहीं है इसलिए गलत है, इसमें 2 नहीं है इसलिए गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ओनली। अब अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज भी हो रहे थे, अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज भी हो रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे दिए हुए हैं कि आप इजीली कहाँ पर अराइव कर जाओगे, यू विल इजीली अराइव एट द करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन ही ऐसे हैं कि जो आपको सीधे आंसर तक पहुंचा देंगे। अगर आपको राजीव कमीशन, गोखले कमीशन कमेटी के बारे में नहीं भी पता है तो डरना नहीं है, आपने जो पढ़ा है उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखो। अगर ये 2 कमेटी या कमीशन होते तो आपने शायद कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो हमें वैसे भी पता है कि ऑप्शन से हमें पता चलता है कि 1 2 3 करेक्ट है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जहां पर 1 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। इसलिए ये जो 3 ऑप्शन है इनको हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज दे आर रॉन्ग। तो हमको करेक्ट आंसर क्या मिल जाता है, 1 2 एंड 3। आई होप आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। हमने क्या किया आज एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आज पार्ट 1 को पढ़ा, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स पढ़े, उससे रिलेटेड कमीशंस पढ़े, और उसके बाद हमने क्या किया, ढेर सारे एमसीक्यूज लगाए। अब ये क्वेश्चंस जो मैंने लगाए ना, क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये कब पता चलेगा, जब आप प्रीलिम्स को देने जाओगे। जब आप प्रीलिम्स जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा दैट दीज क्वेश्चंस वर सो यूजफुल दैट यू विल इजीली क्लियर योर प्रीलिम्स। एटलीस्ट आप जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है ना उनको कभी गलत नहीं करोगे। और पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसको मैं क्या बोलता हूँ, वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सही करते हैं। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उनको सही करो, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चन है वो तो सभी लोग सही करते हैं। अगर आप गलत कर दोगे तो क्या आपका सिलेक्शन होगा, आंसर इज नो, क्योंकि उसके आपके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहो। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी लेंदी रहते हैं। लेंदी क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पहले टॉपिक को लेता हूँ, टॉपिक के बाद उस पर क्या करता हूँ, एमसीक्यूज लगवाता हूँ। और एमसीक्यूज में मैं आपको कोई ट्रिक्स भी सिखाता हूँ, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाता हूँ कि कैसे अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी आप करेक्ट आंसर पर अराइव कर जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।